इस वक्त टीडीपी बीजेपी के साथ मिलकर केंद्र की सत्ता में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार लोकसभा का स्पीकर बीजेपी का हो सकता है, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के घटक दलों के पास जा सकता है। हालांकि विपक्षी गठबंधन भी डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि अगर सर्वसम्मति से उसे डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की मांग करेंगे। अब किसकी झोली में कौन सा पद गिरता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसकी चर्चा इस समय हर तरफ है। दरअसल 24 जून से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और 26 जून को नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि लोकसभा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, किस पार्टी से होगा। क्या बीजेपी अपने सहयोगी दलों में से किसी को ये अहम पद सौंपेगी या फिर नहीं। और जिस तरह से विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है, ऐसे में उसकी ये डिमांड पूरी होगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। खैर, ये तो आने वाले वक्त के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार विपक्षी सांसद लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पिछली बार टीडीपी को लोकसभा स्पीकर का पद देकर बीजेपी ने कैसे अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी, जिसके चलते वाजपेयी सरकार गिर गई थी। आजाद भारत के सालों पुराने इतिहास में अब तक केवल एक बार ही 11वीं लोकसभा ने विपक्ष के एक सदस्य को लोकसभा स्पीकर चुना था, और उसका किस्सा भी बेहद रोचक है। कहा जाता है कि बीजेपी ने अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के सांसद को स्पीकर पद सौंप दिया था। कांग्रेस के सांसद का नाम था पीए संगमा। हालांकि पीए संगमा अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सरकार में नहीं रहते हुए भी वे लोकसभा स्पीकर कैसे बन गए, ये जानना बेहद जरूरी है। ये साल था 1996 का, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। लोकसभा के चुनाव भी हो चुके थे, लेकिन जनादेश किसी एक दल या गठबंधन के पक्ष में नहीं था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन बहुमत से बहुत दूर थी। कांग्रेस के लिए 1977 के बाद ये दूसरा मौका था जब वो दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी संसदीय दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी और उनसे 15 दिनों के भीतर बहुमत साबित करने को कहा। लेकिन बहुमत साबित करने के पहले वाजपेयी सरकार को एक और टेस्ट देना था, और वो टेस्ट था लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद होने वाला स्पीकर का चुनाव। उस वक्त मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पीए संगमा को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस की तरफ से संगमा का नामांकन भी हो गया। संयुक्त मोर्चे की ओर से कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा भी कर दी थी। सुरजीत के इस ऐलान के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी असमंजस में पड़ गई। बीजेपी को लगने लगा कि यदि अपना कैंडिडेट उतारा गया तो वो सदन के संख्या बल के सामने नहीं टिकेगा। लिहाजा बीजेपी की तरफ से बीच की लाइन लेते हुए कहा गया कि पार्टी को बतौर स्पीकर पीए संगमा के नाम पर कोई ऐतराज नहीं है, और 24 मई 1996 को संगमा सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिए गए। स्पीकर के रूप में पीए संगमा का कार्यकाल मार्च 1996 से लेकर मार्च 1998 तक रहा। हालांकि 11वीं लोकसभा का कार्यकाल केवल 19 महीने का रहा, लेकिन इस लोकसभा में 3 प्रधानमंत्री आए और गए। 4 बार विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जो आज तक किसी लोकसभा में नहीं हुआ। बतौर लोकसभा स्पीकर पीए संगमा ने बेहद कुशलता से सदन का संचालन किया था। यही वजह थी कि उन्हें 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाने की भी तैयारी चल रही थी। यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी भी इस पर सहमत हो गए थे। लेकिन सियासत का सबसे बड़ा सच यही है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुमत का जुगाड़ हमेशा से प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। यही उस वक्त की वाजपेयी सरकार के साथ भी हुआ, क्योंकि उन्हें भी एक हफ्ते के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करना था। नंबर कम पड़ रहे थे, लिहाजा रात भर में सब कुछ बदल गया। तब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने वाजपेयी सरकार को अपना समर्थन दे दिया, और इसके एवज में पार्टी के नेता जीएमसी बालयोगी को लोकसभा स्पीकर बनाया गया। हालांकि ठीक एक साल बाद साल 1999 में बालयोगी के एक फैसले के चलते वाजपेयी सरकार गिर गई थी। तब एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। वाजपेयी सरकार को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करना था, वोटिंग होनी ही थी। तभी अचानक उड़ीसा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री गिरधर गमांग सदन में उपस्थित हो गए। गमांग ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी नहीं थी, लेकिन उन्हें सदन में देखकर ट्रेजरी बेंच के सदस्य हल्ला मचाने लगे। सदस्यों का तर्क था कि राज्य के पॉलिटिकल सिस्टम में जा चुका आदमी संसद की बैठक में कैसे शामिल हो सकता है। उधर विपक्ष के सांसदों का तर्क था, चूंकि गमांग ने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए वे अभी भी संसद के सदस्य हैं और वोटिंग कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर बालयोगी ने दोनों पक्षों को गंभीरता से सुना और उसके बाद विश्वास प्रस्ताव पर गमांग के वोटिंग करने या न करने का फैसला उनकी अंतरात्मा पर छोड़ दिया। तब उड़ीसा के सीएम पद पर रहते हुए गिरधर गमांग ने बतौर सांसद लोकसभा के वोटिंग में हिस्सा लिया और एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। हालांकि वो समय अलग था और अब हालात अलग हैं।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।